मैं जाना चाहूंगा जैन साहब के पास। जैन साहब, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स माफिया। देखिए, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जैन साहब, मिल रही है। जी, देखिए, बड़ा जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था फरवरी महीने में, जिसमें हमारे दो बड़े यंग गनर्स वो मारे गए, एक अधिवक्ता मारे गए जो कि एक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह का मारा जाना कोई एक छोटी घटना नहीं होती है। उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए दो गनर दिए गए थे और उन्होंने भी अपनी अपनी जान गंवा दी। ये बड़े डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो असद और ये गुलाम, ये मारे गए हैं गुड्डू मुस्लिम, ये असद और गुलाम। 5-5 लाख रुपए का इनाम है। जो 5 अपराधी जिन पर 5-5 लाख का इनाम हुआ था, उसमें से ये 2 हैं। और टीमें बहुत दिनों से लगी हुई थी, एसटीएफ की टीमें, यूपी पुलिस की टीमें बहुत दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं इस समय स्टेट के। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एसटीएफ की जो हमारी बहादुर टीम है उसको सफलता मिली है। ये एनकाउंटर एक टर्निंग पॉइंट है और एक संदेश है उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, जो डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, कि आप अब अपराध का रास्ता छोड़ दें। ये अपराध, इस तरह के जघन्य अपराध करके अब आपका काम नहीं चलेगा। पुलिस, एसटीएफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो कर रही है। प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश में रोजगार लाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो भी दुर्दांत अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उसी के तहत आज ये दो मारे गए हैं। यदि एसटीएफ तत्परता से फायरिंग ना करती तो एसटीएफ की कैजुअल्टी होती। आपने देखा है सब वीडियोस में किस तरीके से इन्होंने प्रयागराज में गोलियां चलाई। बहुत बहुत डेस्परेट शूटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं और डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। इनको पता था कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़े तो मारे जाएंगे, और पुलिस को भी ये पता था कि अगर जरा सी देरी हो गई, विलंब हुआ, तो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। लेकिन जैन साहब, ये भी सच बात है कि बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के इतने बड़े माफिया संगठन खड़े नहीं होते। आज जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरीके से माफिया संगठन खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हमारे जो उत्तर भारत के कई राज्य हैं, ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको बहुत प्रमोट करते हैं। देखिए, मैं इसमें कुछ जनता की भी गलती मानता हूं कि वो ऐसे माफियाज को, ऐसे गलत एलिमेंट्स को चुनते हैं, और इसी वजह से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं, क्योंकि उनकी विनेबिलिटी रहती है। उनको ये लगता है कि ये चुनाव जीतेंगे और इनकी वजह से बहुत सा अल्पसंख्यक वोट उनके खाते में आएगा। ये पब्लिक का भी मैं दोष मानता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रयागराज की जनता जानती नहीं है। मैं भी इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूं कि प्रयागराज की जनता जानती नहीं है कि अतीक अहमद क्या है या उसका परिवार क्या है या किस प्रकार का क्राइम सिंडिकेट ये रन कर रहे हैं। पर ये लोकल रॉबिन हुड की तरह काम करते हैं, लोकल लोगों का ध्यान रखते हैं, और इतना बड़ा अंपायर एक खड़ा कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की एक जघन्य हत्याकांड को प्रयागराज में अंजाम दिया जाएगा, जबकि माफियाओं के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई चल रही थी। सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई थी, फिर भी इस प्रकार का शूट आउट किया गया, एक बताने के लिए कि मेरा अभी साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ है। हाल का जो कोर्ट का जजमेंट हुआ है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, वो भी मील का पत्थर साबित होगा। और अभी तो बहुत से केसेस हैं जिनमें गवाहियां पूरी हो रही हैं, जिनमें जजमेंट आने वाले समय में आना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे जो माफिया तत्व हैं प्रदेश में, उनकी अवैध गतिविधियों के ऊपर रोक लगेगी और पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करेगी। आपने सोचा था कि इस तरह के इनकाउंटर को अंजाम दिया जा सकता है? कभी आप भी इलाहाबाद से आते हैं। देखिए, अतीक अहमद पिछले करीब 30-40 सालों से उसका एक निर्विघ्न साम्राज्य चल रहा था
और अब मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी उम्मीद थी कि इस लेवल का इनकाउंटर होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई वो शासन को खुली चुनौती थी। मैं जैन साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जनता को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह के माफियाओं को चुन के भेजती है, लेकिन बहुत बार जो क्रिमिनल और एस्टैब्लिशमेंट का नेक्सस है वो भी सामने आता है और वो बहुत बड़ा कारण होता है कि माफियाओं को इस तरह से अभयदान मिलता है। जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड की जो संरचना जेलों के अंदर की गई, बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कड़े एक्शन लेकर कई जेल अधीक्षकों को इधर उधर ट्रांसफ़र किया, कुछ को सस्पेंड भी किया, ये अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। मुझे लगता है कि इससे आज के जो एसटीएफ के इनकाउंटर है, इससे अतीक अहमद के साम्राज्य का, अतीक अहमद के खौफ के साम्राज्य को एक बॉडी ब्लो मिलेगा। जिस चीज़ की कल्पना किसी ने नहीं की थी, आज वैसा ही कुछ हो गया है। प्रयागराज में अतीक अहमद पिछले लगभग 35 से 40 साल से उसका निर्बाध शासन चल रहा था, और ये इनकाउंटर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब अतीक अहमद की दादागिरी, अतीक अहमद की दबंगई उतनी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एक निश्चित तौर पर ब्लूप्रिंट ये भी तैयार करना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन कौन से पुलिस वाले थे, ऐसे कौन कौन से जेल के इंचार्ज थे जो अतीक अहमद के साथ थे, जो अतीक अहमद को एक्टिव पैट्रनेज प्रोवाइड करते थे, अतीक अहमद की मदद करते थे। इन सब पे जब तक कार्रवाई ना हो, जब तक सब पे क्रैकडाउन नहीं होगा, तब तक चेहरे बदलते रहेंगे, वरना कोई ना कोई माफिया तो खड़ा होता ही रहेगा। अनुपम जी, आपको लगता है बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया आज के इनकाउंटर से? देखिए कार्तिकेय जी, एक बार मैंने किसी एक अरब के डिप्लोमैट को कहते सुना था कि इजराइल के प्रति हमारी भावनाएं समझने के लिए आपको अरब में पैदा होना पड़ेगा। इसी तरह अतीक अहमद को समझने के लिए आपको इलाहाबाद में कुछ साल रहना होता। वो पुराना इलाहाबाद अब जो नहीं है। आप इसको सोच के देखें, 44 साल से एक एम्पायर चल रहा था जिसमें गवाह नहीं मिलते थे, गवाह मिलते तो पलट जाते थे, वकील नहीं आते थे, जजेस नहीं आते थे। हायर जुडिशरी में आपने देखा 1 दर्जन जजों ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। अच्छा चले ये सब भी हुआ, लेकिन अब जहां पे रेड लाइन क्रॉस होती है, हत्याएं पहले भी हुई हैं, अतीक अहमद ने की हैं, राजू पाल जैसे एमएलए को दौड़ा दौड़ा किसी शहरों में मारा। बिल्कुल रेड लाइन कहाँ क्रॉस हुई कि आपने 2 सिपाहियों को, 2 गनर्स को मारा, एक को गाड़ी में भून दिया। फिर आधा दर्जन वीडियो आया जिसमें आपने देखा कि पहले इन्होंने सिपाही को सड़क पे मारा, फिर वो गली में गया, गली में उसको बम से मारा, फिर पिस्तौल से मारा। तो अब आप देखिए, स्टेट हैज अ मोनोपोली ऑन वायलेंस। आप स्टेट को दौड़ा दौड़ा के ऐसे नहीं मार सकती। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे टीटीपी आती है और पाकिस्तान फौजियों के सर काट के उसके फुटबॉल खेलती है, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर ये पाकिस्तान ही बन जाता। आप देखें कि मतलब जुडिशली आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, आप सोशली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अच्छा, बात सिर्फ एनकाउंटर्स तक की नहीं करके इसको देखें। प्रयागराज में कल हमने पहली बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इतना बड़ी कार्रवाई देखी, यहाँ पे जितने सफेद पोश इनसे कनेक्टेड थे। कार्तिकेय जी, मैं ओपन चैनल पे बता नहीं सकता हूँ, इतने वेल कनेक्टेड लोग, उनमें से एक आध लोग तो सीधे प्रधानमंत्री तक कनेक्टेड थे, और बताया जाता है कि उनके अंदर उन पे रेड करने के लिए बाकायदा पीएम से परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन द पीएम सेड गो अहेड, आप करिए। तो एक जो रसद लाइन काटने वाली बात है इनका पूरा, देखिए एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल और माफिया में अंतर क्या है। क्रिमिनल ऐसे सड़क पे क्राइम करने वाला एक ऑर्डिनरी गुंडा हो गया, माफिया जिसका एक वित्तीय एम्पायर होता है, जिसका एक फाइनेंशियल एम्पायर होता है, और वो फाइनेंशियल एम्पायर इनका पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी जमीनें जब्त हो रही हैं, जिन जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया था उनको वापस लेके उस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स अलॉट हो रहे हैं। वो तमाम सफेद पोश जो अतीक अहमद का पैसा सफेद कर रहे थे, उनका पैसा रोटेट कर रहे थे, उन सफेद पोशों पे कल हमने ईडी की रेड देखी। उनसे जुड़े हुआ हर आदमी, जो आदमी उनको बंदूकों की गोलियां देता था उसका गन लाइसेंस कैंसिल हो गया, जो लोग उनको पनाह देते थे उनके घर गिरा दिए गए। आपने देखा उनका जो वकील पिछले 40 साल से सौलत हनीफ खान, वो जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से जाकर अपना वीडियो वायरल कर रहा था कि मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है, वो आजन कारावास में चला गया। अतीक का अपना हाल आप देख लें, अतीक जेल में, अशरफ जेल में, अतीक की बीवी फरार, अशरफ की बीवी फरार, अतीक के पहले 2 लड़के जेल में, नीचे के 2 लड़के जेल में, 5वां लड़का मारा गया। अतीक के बहनोई जेल में, अतीक की बहन जो साथ साथ इनके साथ कारवां में चलती थी वो फरार, उनकी 2 लड़कियां फरार। तो आप देखिए कि अच्छा, अशरफ की पत्नी के भी खिलाफ एफआईआर हो गई। तो मतलब ये शासन ने एक चीज दिखाई है कि अब जो भी इनके साथ खड़ा होगा, वो सफेद पोश हो, इनके घर का हो, इनके गैंग का हो, क्रिमिनल से लेकर सफेद पोश तक किसी को भी सरकार नहीं छोड़ रही है। और ये वो बात है जिसको कार्तिकेय जी मैं कहता हूं मिट्टी में मिला देना।
मिट्टी में मिला देना। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक बघेल जी मौजूद हैं और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। भुवन जी, पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर गलत है? उनको ऑब्जेक्शन किस बात का है? क्रिमिनल हटाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो पहले से ही तय था और माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि यह एनकाउंटर हो सकता है और आज वो वही हुआ। तो उसी संदर्भ में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा है। राम गोपाल जी ने कुछ और कहा था कि उनका बेटा मारा जाएगा, ये तो कहा था। नहीं, उन्होंने कहा था कि उनके दो नाबालिग उन्होंने कहा था कि उनके जो 2 नाबालिग बच्चे पुलिस हिरासत में हैं वो मारे जाएंगे। और तब भी मैंने कार्तिकेय जी के शो पे ही कहा था, नाबालिग बच्चों को मारने की परंपरा कम से कम हिंदुस्तान में भी शुरू नहीं हुई। हाँ जी, सही बोल रहे। चलिए मैं उसी को आगे बताना चाहता हूँ। आपने पूरा बयान माननीय अखिलेश यादव जी का पढ़ लिया है। जो उन्होंने कहा है मैं एक बार और कोट करना चाहूंगा। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा ही न्यायालय में विश्वास ही नहीं करती है। आज के वो हालिया एनकाउंटरों में भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अब पार्टी की लाइन आपने पढ़ ली और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, हम लोग विधि और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन विधि और संविधान के तहत। विधि और संविधान, ये तो भाई इनकाउंटर हुआ है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं? ये भी तो विषय है ना, क्यों आप प्रश्न लोग चिन्ह लग रहे हैं? वो तो अभी सिविल सपा लगा रही है प्रश्न चिन्ह। धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आएंगी आपके ऊपर। अगर ये सही है तो जांच हो जाएगी, जांच से पता चल जाएगा। अच्छा दीपक बघेल जी, आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि झूठा इनकाउंटर कह रहे हैं सपा। मैं आऊँगा अनुपम जी, आपके पास आऊँगा। बिल्कुल, दीपक जी को बिल्कुल मौका नहीं मिला, शुरू से बैठे हुए हैं। दीपक जी। धन्यवाद कार्तिकेय जी। देखिए, आज जिस प्रकार से जुर्म, दहशत, राजनीति और धर्म के जो अध्याय है उसके किताब का एक पन्ना और पलटा है और ये किताब अभी बाकी है और इस पे लगातार काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भाईचारे के प्रतीक, ये क्या समझते हैं कि जो ऐसे दहशतगर्द हैं, जो ऐसे माफिया हैं, वो किसी 2 धर्मों के बीच में भाईचारे के प्रतीक हो सकते हैं? जो 2 धर्मों के बीच में लगातार अपराध के माध्यम से अपने दहशत को फैला रहे थे। जिस प्रयागराज के अंदर सोचिए कि लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे, जज इनकी सुनवाई करने से बचते थे, ऐसे लोगों को ये भाईचारे का प्रतीक बनाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो अभी ये भी नहीं पता, अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ उस एनकाउंटर को हुए और उसके बाद ये कह रहे कि वो फेक एनकाउंटर है। क्या उसमें इन्होंने एक बार भी जांच की मांग उठाई? उन्होंने तो सीधा पेट करके कह दिया कि ये गलत तरीके से है। देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की इस बहादुर एसटीएफ की टीम का, जिसने लगातार ऐसे अपराधियों को ट्रैक करने का काम कर लिया, किया, ट्रेस करने का काम किया। और देखिए, उनको हम तो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से उन्हें हम पकड़ने के बाद उनके ऊपर न्यायालय के अंदर केस चलाएं और केस चलाने के बाद उन्हें फांसी की सजा दिलाने का काम करें, जिससे जनता को पता चले कि इस प्रकार का अपराध, इस प्रकार का दुस्साहसिक कदम आप उत्तर प्रदेश के अंदर उठाएंगे तो उसका अंजाम इस प्रकार से होगा। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही थी। परंतु देखिए, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस ऐसा तो है नहीं कि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। ये परंपरा शायद समाजवादी पार्टी के दौरान रही थी, जहां अपराधियों को अपने बगल में खड़ा करके मंच से क्लीन चिट देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते थे। ऐसे जब उनका इतना साहस बढ़ाएंगे तो पुलिस प्रशासन के अंदर क्या मैसेज जाएगा? वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर स्पष्ट रूप से कहा, ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो जब ऐसी बात कही तो उसके बाद कल आपने बयान देखा होगा, सुना भी होगा, मिट्टी में मिलाने का काम किया। वो कह रहे हैं कि रगड़ भी दिया और रगड़ने के बाद का एक आज का उदाहरण ले लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जो 0 टॉलरेंस की नीति है ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है। अगर इस प्रकार का कोई कुकृत्य, इस प्रकार का दुस्साहसिक कदम उत्तर प्रदेश के अंदर आप उठाने का प्रयास करोगे तो ये आगे और भी माफियाओं को सीधा स्पष्ट संदेश है कि आपका अंजाम भी कुछ इसी प्रकार का होगा। अनुपम जी। जी हाँ, देखिए, मैं एक बात जो सपा प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, 2 बातें इनफैक्ट देखिए। एक तो पहली बात ये कि चलिए, ये आपकी राजनीति हो सकती है कि आप इसे कम्युनल कलर दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा, पर आपने क्या जांच के लिए कुछ छोड़ा? आपने तो सीधे उसको फर्जी इनकाउंटर खुद ही कह दिया। अब सवाल ये कि अगर जांच हुई नहीं तो आप उसे फर्जी कह कैसे रहे? पहली बात।
और दूसरी बात, ये भाईचारे वाली बात क्या है, ये जरूर हमको जोशी जी बताएं, जहां पे क्रिमिनल्स भाई बने रहे और आम जनता चारा बनी रहे, ये कौन सा भाईचारा? देखिए, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको, कल ही प्रदेश में, आपको आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है। हेलो। हाँ, कि बलिया में एक छात्र नेता हेमंत यादव की कल हत्या हुई। अब प्रदेश और देश जानना चाहता है कि जो बलिया में जो हत्या हुई छात्र नेता हेमंत यादव जी की, ये कब, अब इसको जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कब इसको मिट्टी में मिलाएंगे इसके हत्यारे को, ये भी प्रदेश और देश जानना चाहता है। और आज के संदर्भ में ये जो हमारे साथी पूछने का काम कर रहे हैं, जो पैनलिस्ट आपके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी इस देश के कानून और इस देश के संविधान में विश्वास करती है। हम चाहते हैं कानून और संविधान के तहत कार्रवाई हो। ये संस्कृति जिनकी है, ये संस्कृति उनको मुबारक हो, लेकिन हम इस देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलने वाले लोग।